वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन ये आपका पेपर है और इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने पार्ट जो 1 है देख लिया था और पार्ट 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बाद से इसमें स्टार्ट होगा। बाकी जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देख लेना है, वहां लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ, मिड टर्म का ये आपका कल होने वाला पेपर है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। क्लास 11 के बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर में। 80 फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर रहेगा वो 70 नंबर का रहता है। ठीक है, ये आपका 70 नंबर का रहता है और मैंने पार्ट 1 में भी गलती से 80 नंबर बता दिया है। ठीक है, तो 70 नंबर का आपका ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहता है। और सामान्य निर्देश पे आ जाते हैं हम। सामान्य निर्देश देख लेते हैं क्या-क्या कहा गया था। उसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आएँगे हम सामान्य निर्देश की तरफ। तो टोटल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें 1 से लेके जो 16 तक क्वेश्चन थे हमने पार्ट 1 में देख लिया है और नहीं देखा है आपने तो जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। 1 से 12 तक जो क्वेश्चंस है वो 1-1 नंबर वाले हैं, एमसीक्यू वाले थे ये आपके क्वेश्चन। ठीक है? 13 से लेके 16 तक ये 2-2 नंबर वाले थे। आज जो हम करेंगे 17 से 26 तक ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और 27 से लेके जो 30 तक जो क्वेश्चंस होंगे ये 5-5 नंबर वाले होंगे। यानी दो टाइप के क्वेश्चन यानी 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे बच गए थे। तो ये करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है तो उसको आप जो है शेयर करके हमारी मेहनत को और अच्छा कर सकते हैं उसके रिजल्ट को। और बात करें, अगर आपने क्लास 11 का टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी ज्यादा बच्चे हमारे ग्रुप में ज्वाइन हैं। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हो तो हो सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और लिंक पे क्लिक करके अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, क्लास 11th 1 2 3 4, तो वहां पे आपको टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही कोई डाउट रह जाता है पेपर के बाद भी तो आप मेरी इंस्टा जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कृष्णा करके, उस पे आपको क्लिक करना है और उससे आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर पाओगे। अगर कोई डाउट रहता तो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो। आइए पेपर की तरफ आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखे हम तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी कुछ उसी तरह से है। 30 क्वेश्चंस होंगे टोटल। 1 से 12 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और एक एक नंबर वाले होंगे। 13 से 16 तक 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर 17 से जो 26 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे 3 नंबर वाले। फिर 27 से लेके 30 तक जो क्वेश्चंस होंगे आपके 5 नंबर वाले ही क्वेश्चंस होंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो गया और पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में दिया जाता है। पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए और बी कर लिया था, तो आज हम करते हैं सेक्शन आपका सी और हमारा यहाँ है सेक्शन सी। ठीक है, यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट है। वैसे पेपर में आपका सैंपल पेपर में सेक्शन नहीं दिया गया है कि सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन मैं आपको सेक्शन वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको इजी पड़े समझने में। ठीक है, सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और यहाँ से 17वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है कुछ 2-4 लाइन दी होगी और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे ये आपका पूछा जो गया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे बोला गया है 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है। उसका सपना है कि वो ओलंपिक में भारत के लिए जो है पदक जीते। उन्होंने इस संदर्भ में अपने अध्यापक से जो है बातचीत किया, विचार विमर्श किया। तो इस घटना को समझकर आपको जो क्वेश्चंस है उसके आंसर देने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है पहला, शारीरिक शिक्षा ने कौन-कौन से ओलंपिक खेल सुझाए जिसमें विद्यार्थी भाग ले सकती है? ठीक है, भाग ले सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक, शीतकालीन ओलंपिक या डेफलिंपिक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका पैरालंपिक जो है शारीरिक शिक्षा ने बताया है। मतलब उसके अनुसार ओलंपिक खेल सुझाए जिसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। विद्यार्थी की बात हो रही है। ठीक है, पैरालंपिक में। दूसरे की बात करें, दूसरे क्वेश्चंस की, तो पूछा गया है कितने तरह के जो दिव्यांगता वर्ग है पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए जो है मान्य है, वो है 10 तरह के। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कई तरह के दिव्यांगता होते हैं, यानी शारीरिक कमजोरी आप कह सकते हैं। मतलब जो एक तो आप कह सकते हैं विकलांग। ठीक है, इसे आप इजी भाषा में समझे तो किसी के पैर नहीं है, ठीक है, या एक पैर है तो उसका एक प्रकार हो गया। ठीक है, किसी के हाथ नहीं है तो 2 प्रकार हो गए। ऐसे ही 10 प्रकार के जो दिव्यांगता है वो हिस्सा ले सकते हैं और वो बताया गया है कौन-कौन से 10 प्रकार है। ठीक है,
तो टोटल 10 प्रकार जो है वो भाग ले सकते हैं। तीसरे की बात करें, तीसरे क्वेश्चन की, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कौन सी भारतीय संस्था मुख्य कार्य करती है? तो स्पेशल ओलंपिक भारत जो है ये जो है काम करती है जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अ, अ, इसके अलावा ऑप्शन से ये सारे गलत हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं। अब ये आपका जो है 3 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर आपके 2-4 लाइन दे दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17वें क्वेश्चंस का जो इंग्लिश मीडियम है कुछ इस तरह से है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आंसर्स वही होंगे जो हिंदी मीडियम में थे। 18वें क्वेश्चंस पे आते हैं। 18वां भी कुछ उसी तरह से है। 18वां क्वेश्चन है, सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ने खेलो इंडिया 2020 खेलों में स्वर्ण पदक जीता। स्कूल में उनका स्वागत हुआ। प्रधानाचार्य ने जो है उन्हें स्टेज पर भाषण के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। खेलो इंडिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा पूछा गया है, खेलो इंडिया 2020 में जो है कितने खेल शामिल थे आपको बताना है, 17, 18, 19 या 20। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, 20 खेल शामिल थे इसमें। ठीक है, खेलो इंडिया की शुरुआत जो है कब मानी जाती है, कब शुरू हुआ ये खेलो इंडिया आपसे पूछा गया है। खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ठीक है, 2020 है उसमें खेलो इंडिया की शुरुआत हुई। ऑप्शन जो बी, सी और डी है ये तीनों गलत है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कितनी छात्रवृत्ति राहुल को प्राप्त हो सकती है? तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए थे, जो आपको 2-4 लाइनें बताई हुई थी इधर, ठीक है? तो एक बच्चा था, सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ने खेलो इंडिया 2020 खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीता उन्होंने और स्कूल में उनका स्वागत हुआ। उसका नाम क्या था? यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे राहुल को जो है प्राप्त कितना हो सकता है? तो जो है छात्रवृत्ति जो उनको प्राप्त होती है वो 5 लाख 8 साल तक जो है हर साल मिलेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 18वां था। बाकी इसमें भी कुछ इस तरह से, तो 2 क्वेश्चन 17वां और 18वां ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके जो ऐसे टाइप के आएंगे जिसमें आपके 2-4 लाइनें दी होगी, या तो पैरालंपिक दे देगा या डेफलिम्पिक दे देगा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक दे सकता है, भारतीय ओलंपिक संघ। तो उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछेगा 3-3। तो 3-3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन थे, 17वां और 18वां। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें पे। इनमें आपको पूरा का पूरा लिखना होगा, व्याख्या करना होगा, वर्णन करना होगा। पूछा गया है संसाकाशन की व्याख्या कीजिए। तो संसाकाशन विधि की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इस विधि के बारे में हम बताएं तो सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है। ठीक है, और फिर जो है अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठा ले। कंधों को जो है कानों से सटा सटा हुआ महसूस करें। फिर सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को आगे समानांतर फैलाते हुए श्वास बाहर निकालते हुए हथेलियों के भूमि पर टिका दे, फिर माथा भी भूमि पर टिका दे। कुछ समय तक इसी स्थिति में रहकर जो है पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किस प्रकार किया जाता है। वज्रासन में मतलब आपको जो है, जैसे आपने देखा होगा, जो पैर है वो आपका घुटने तक जो है, मतलब आप जमीन तक इसे लगाए पैर को, पैर की उंगली से लेकर घुटना जो है वो जमीन तक टिका रहे। ठीक है, हाँ, आपने नमाज पढ़ते हुए देखा होगा। तो वैसे ही आपको जो है उस स्थिति में हो जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है। ठीक है, दोनों हाथों को आप ऊपर उठा ले। फिर कंधे जो है उसको कानों से जो है, कंधा जो है, ठीक है, कंधे को जो है कानों से सटा लेना है। ठीक है, जैसे आप हाथ ऊपर करेंगे तो जो कंधा रहेगा आपका वो कानों की तरफ चिपक जाएगा, मतलब सट जाएगा। फिर महसूस करना है, फिर सामने की ओर झुकते हुए, फिर आपको सामने की ओर झुकना है। ठीक है, फिर दोनों हाथों को आगे समांतर फैलाते हुए, मतलब दोनों हाथों को आप सीधा रखें और नीचे जो है लाए। ठीक है, फिर सांस बाहर निकालते हुए हथेलियों को क्या भूमि पर टिका देना है। फिर माथा भी भूमि पर टिका देना है। उसके बाद इसी स्थिति में रहकर फिर वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। तो ये है संसाकाशन। मैंने आपको ये पहले भी समझा रखा है। इंग्लिश मीडियम की बात करें, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है आपका, आप इसे पढ़ सकते हैं, मेथड क्या है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वें पे। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य संबंधित कैरियर से आप क्या समझते हैं? देखिए, शारीरिक शिक्षा है, अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की, पहले के समय ये इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे क्या है, शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट आप देखेंगे तो वैसे हमारे इधर योगा जैसी चीजें पढ़ाई जाती है। तो धीरे-धीरे ये क्या है कि हम दूसरे देशों में भी देख रहे हैं हमारा जो योगा है उसका इम्पैक्ट। जैसे कि आप देखें सऊदी अरेबिया, तो वहां पे भी जो है योगा जो है अब धीरे-धीरे उसके लिए क्लासें करवाई जा रही है, धीरे-धीरे उसको जो है
फैलाया जा रहा है पूरे देश में, क्योंकि योगा क्या है, शरीर को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। तो शारीरिक शिक्षा में जो है एक स्वास्थ्य संबंधित करियर रहता है, ठीक है? तो उसमें आप क्या समझते हैं, मतलब एक करियर के बारे में पूछा जा रहा है कि आगे करियर क्या है इसका? देखिए, आप करियर जो है इसका करके काफ़ी चीज़ पा सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आधुनिक युग में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है, ठीक है? पहले के समय देखिए और अब के समय देखिए तो धीरे-धीरे स्वास्थ्य के प्रति लोगों में क्या है, जागरूकता की जो है वृद्धि होती जा रही है। और इसमें ये ऐसा जो करियर है, ये धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाएगा और सभी व्यक्ति जो है स्वास्थ्य के बारे में सचेत हो गए, तो वे स्वास्थ्य तथा हष्ट-पुष्ट रहना चाहते हैं, ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहता है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित करियर के अवसरों में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत दूसरा क्षेत्र है एथलेटिक ट्रेनिंग, ठीक है? ये चीज़ें हैं, बाकी आप करियर बहुत अच्छा जाएगा, आगे यही पूछना चाह रही है। आप स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी देखेंगे आपकी आपके सेहत के लिए अच्छा है, तो वो तुरंत ही खरीद लेते हैं, ठीक है? यानी करियर आप देखें तो अच्छा है, स्वास्थ्य से रिलेटेड। आगे हम पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पे, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है 20वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक की व्याख्या करनी है आपको। तो ये खेल 18 18 यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है, ठीक है? ये खेल जो है यहाँ से आप काट दीजिए। ये खेल जो है यूनान में आरंभ हुआ था, एथेंस, ठीक है? एथेंस यूनान में आरंभ हुआ था। बैरन पेरी डी कोबर्टीन को इनका श्रेय जाता है। 16 जून 1894 पेरिस की गोष्ठी में ये निर्णय लिया गया कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में किया जाएगा, ठीक है? अब तक 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए। 1916 प्रथम विश्व युद्ध के कारण। देखिए, ओलंपिक जो खेल होते हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पे वर्ल्ड कप होता है, ऐसी जो है ओलंपिक जो है होता है हर 4 साल में, ठीक है? तो वहां पे उसका भी कैंसिल होता है, वो भी कैंसिल होते हैं। क्या रीजन होते हैं कैंसिल होने के, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो जैसे अभी तक जो है 1916 में रद्द हुआ, तो वो हुआ प्रथम विश्व युद्ध के कारण। फिर 1940 और 1944 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो है एक बार फिर जो है स्थगित हुआ, और जुलाई 2020 से जुलाई 2021 की, जिसकी वजह से जो है महामारी जो आप देखेंगे कोरोना वायरस रहा, तो इसकी वजह से भी ये रुका। तो ये खेल टोक्यो जापान में जुलाई 2021 में जो है आयोजित किया गया, जो आपका 2020 और 21 में ये रुक गया था। अब ये 2021 में जो है आयोजित हुआ। फिर 2024 में 28 के ओलंपिक पेरिस में न्यूयॉर्क में प्रस्तावित है। अब देखते हैं आगे भाई क्या दिक्कत आती है, हो पाएगा सही से कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? तो ये है आधुनिक ओलंपिक खेलों में विजेत जो भी जीतता है उसको स्वर्ण पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक व डिप्लोमा से सम्मानित किया जाता है। आईओसी, ठीक है? आईओसी आएगा यहाँ पे। आईओसी इनका दायित्व व जिम्मेदारी लेता है, ठीक है? तो ये था, बाकी यहाँ पे बताया गया जो है आधुनिक जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत कैसे मानी जाती है, यूनान में, ठीक है? आरंभ होता है। इसका श्रेय दिया जाता है कोबर्टीन को, पेरी डी कोबर्टीन को, ठीक है? बैरन पेरी डी कोबर्टीन को इनका श्रेय दिया जाता है, और हर 4 साल बाद पे होता है ये। 3 बार ऐसा हो चुका है कि ये रद्द हो चुका है, ठीक है? ये खेल क्या-क्या रीजन थे? फर्स्ट में जो है प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर 1940 में भी हो जाता है, 1944 में भी हो जाता है। 1940-44 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो है हो जाता है। फिर 2020-21 आता है, लेकिन उसको करवा लिया जाता है, लेकिन उसमें रुकावट आती है, ठीक है? तो वो जो है कहीं और होना था तो कहीं और करवाया जाता है, इसमें चीजें होती है। और आगे देखते हैं 2024 से 28 में जो होने वाला है वो पेरिस और न्यूयॉर्क में होने वाला है, और इसमें जो जीते हैं उनको स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, डिप्लोमा देता है। और ये सभी जो है इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी कौन लेता है? आईओसी, ठीक है? तो ये है आपका और आधुनिक ओलंपिक के बारे में। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22वां है, बोला गया संक्षेप में कल्याण व सुयोग्यता के महत्व को समझाइए। सुयोग्यता के महत्व, कल्याण या सुयोग्यता के महत्व। देखिए, यह मांसपेशियों की टोनिंग व उसमें सुधार करने में मदद करता है, ठीक है? यह चोट के बाद आरोग्य प्राप्ति के समय को कम कर देता है। यह उचित पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। यह दबाव और तनाव का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करता है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना व अप्रत्याशित स्थितियों की आवश्यकता अनुसार सामना करने में लोगों की मदद करता है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित व सुधार करता है। यह सकारात्मक जीवन शैली के परिवर्तन को प्रेरित करता है। ये सारी चीजें हैं, ये पॉइंट है। 3 नंबर के क्वेश्चन है।
आप चाहे तो इसमें से कोई 3 पॉइंट आपको लिख लेने हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है? सुयोग्यता के महत्व के बारे में पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपके सामने इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है? यहाँ पे आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। ये आपके जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से कोई 3 भी आप लिख सकते हो। समावेशी शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत है, उसकी व्याख्या करने के लिए बोला गया है, ये आपका 23वां क्वेश्चन है। समावेशी शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उपविषयों के पार्श्विक जो संबंध होते हैं, उस पर आधारित होने चाहिए, ठीक है? यह सभी व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। इसे वर्तमान में भावी समाज की आवश्यकताओं से निपटने में जो है सक्षम होना चाहिए, ऐसा हमें बनाना चाहिए। इसे शारीरिक शिक्षा की व्यापक व गहरी जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए। इसे पुष्टि सुयोग्यता को विकसित करने योग्य होना चाहिए और इससे जो है व्यक्तियों का सामाजिक व भावनात्मक विकास को सीखने योग्य होना चाहिए। ये सारी चीजें कही गई है आपकी समावेशी शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, उसमें क्या जो है उसके बारे में बताना था आपको। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपके सामने आसन के 24वें क्वेश्चन पे आते हैं आसन के बारे में। तो आसन जो है 3 टाइप के हैं, जैसे आसन का वर्गीकरण करें, ध्यानात्मक आसन, इसके अंदर जो आसन आते हैं ध्यान वाले, ठीक है? जैसे पद्मासन, सिद्धासन, गोमुखासन आदि, इन्हें शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है। व्यक्ति ही ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति की जो ध्यान करने की शक्ति है इसमें बढ़ती है। तो ये शांत जो है शांत वातावरण में किया जाता है। एक होता है विश्रामात्मक आसन। ये संशाकासन हो गया, शवासन हो गया, मकरासन आदि, इन्हें करने से शारीरिक व मानसिक थकावट दूर होती है। पूर्ण विश्राम मिलता है। तो एक तो आप इसे कह सकते हैं कि इसमें जो है ध्यान की शक्ति जो होता है वो बढ़ाता है। इसके अंदर ये विश्राम कराता है शरीर को, ठीक है? पूर्ण विश्राम मानसिक और शारीरिक रूप से जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है। और एक है संवर्धनात्मक आसन। इस प्रकार के आसन में सिंहासन, हलासन, मयूरासन, यह शारीरिक विकास के लिए लाभदायक है। यह प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा को सामर्थ्य देते हैं। तो ये शारीरिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। तो 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको देखा किताब में, तो वो इस तरह से है। ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आप क्लासिफाई जो है बता रखा है, आपको आसन का जो है क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है। ये 3 प्रकार इंग्लिश मीडियम में है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25वां है। 25वां क्वेश्चन है ताड़ासन के विभिन्न नाम। ताड़ासन जो है उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे पहला है पर्वत पर्वतासन, ठीक है? इसे पर्वत योग मुद्रा भी कहा जाता है, जो मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि सूक्ष्म मांसपेशियों को भी बहुत हद तक लचीला बनाता है। ठीक है? पर्वतासन हो गया आपका। फिर हो गया पाम ट्री योग। इसे पाम ट्री योग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि खजूर के पेड़ की तरह लंबा जान पड़ता है ये, तो इसलिए ताड़ासन को इसके नाम से भी जाना जाता है। स्वर्गीय योग, इसमें साधक अपने आप को स्वर्ग की ओर खींचता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे स्वर्गीय योग के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 प्रकार के नाम से जाना जाता है और 3 नंबर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाए और इसको ही नहीं पूरा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? 25वें का इंग्लिश मीडियम कुछ इस तरह से आपका, ठीक है? राइट द डिफरेंट नेम ऑफ जो है ताड़ासन। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है स्वस्थ आहार के बारे में पूछा गया है, सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है। देखिए अच्छा खाना, इसका ही मतलब है स्वस्थ आहार। सकारात्मक जीवन शैली की एक घटक है, चर्चा करिए। देखिए स्वस्थ आहार जो है किस प्रकार देखते हैं, सकारात्मक जीवन शैली के मुख्य घटकों में से एक है। एक सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वस्थ आहार, ये 2-2 बार लिख के, ठीक है? आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार जीवन शैली में जो हमें ताजा फल और सब्जियों, साबुत अनाज व कम वसा डेयरी उत्पादों को शामिल करते हैं। ऐसे आहार स्वस्थ शरीर में विटामिन, पोषक तत्वों और खनिजों की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये ठीक कहा गया है कि खाना एक जरूरत है, परंतु समझदारी से खाना एक कला है। तो यहाँ पे देखिए खाना तो सब खाते हैं, आप देखते होंगे, लेकिन काफी ऐसे सोचते होंगे कि मैं फिट क्यों नहीं हूँ। तो यही एक रीजन है। खाना तो आप खाते हैं, लेकिन खाना कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, उसका भी एक अलग से आपको जो है मतलब एक कह सकते हैं कि
वो आपको नहीं पता है। अगर आप जिम वालों को देखेंगे तो वो आपको बताएँगे कि एक तो आप रूटीन बनाएँ, टाइम बनाएँ, इस समय आपको खाना खाना है। ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है क्या-क्या खाना है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26। आगे हम आते हैं सेक्शन अब डी की तरफ। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन्स होंगे आपके टोटल ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन्स होंगे। इसके अंदर पहला जो 27वां क्वेश्चन है ये आपका जो है इसमें केस बेस्ड वाला जो क्वेश्चन होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन्स होगा। तो ये 27वां पहला आपका ऐसा ही होगा, ठीक है? देख लेते हैं हम एक बार। 27वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना के भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात हो रही है और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं हम डायरेक्ट टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना है इन ऐसे क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका कि भारतीय जो ओलंपिक एसोसिएशन की संस्थापक है वो कौन है? आपके सामने ऑप्शन है सर दोराबाजी टाटा, डॉक्टर नौरेन, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए यहाँ पे जो है ए बी सी डी नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है? आपको बताना है क्या राइट आंसर है आपका। तो हम चलते एक बार जो आपका दिया गया है केस स्टडीज क्वेश्चन जो आपका केस दिया गया है तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सर दोराबाजी जो टाटा है इस संघ के संस्थापक प्रधान व डॉक्टर नौरेन महासचिव बने। तो हमसे पूछा गया संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ए सर दोराबाजी टाटा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। ठीक है, मैं लिख देता हूं ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। भारतीय ओलंपिक जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो यहाँ आप देखेंगे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा 4 वर्ष, तो 4 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। इस समिति में कितने उप प्रधान शामिल हुए आपसे पूछा गया है? 9, 8, 6 या 7। ठीक है, ए बी सी और डी। तो इसमें कितने उप प्रधान शामिल हुए? आइए हम देखते हैं इसके अंदर। तो उप प्रधान की बात हुई है। इस समिति में एक प्रधान, 9 उप प्रधान, 6 सह सचिव और 1 महासचिव, 1 मानद कोषाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे उप प्रधान की बात करी थी तो 9 राइट आंसर हो जाएगा, 9 उप प्रधान। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? इस समिति में 9 राइट आंसर आपका ए आ गया, 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है सर दोराबाजी टाटा के बाद जो है कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो बने? तो हम देखते हैं जाते हैं पैसेज की तरफ जो आपका दिया गया है, इसमें चलते हैं क्या दिया गया है आइए देखते हैं। कुछ समय पश्चात सर दोराबाजी टाटा जी ने जो है अध्यक्ष का पद जो है त्याग दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ समय पश्चात सर दोराबाजी टाटा जी ने अध्यक्ष पद से जो है त्याग पत्र दे दिया। इसके पश्चात पटियाला के महाराजा श्री भूपेंद्र सिंह ने अध्यक्ष का पदभार जो है संभाला। तो महाराजा श्री भूपेंद्र सिंह जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो ए है। ठीक है, इसमें दे रखा है राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5वें पे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना स्थापना जो है कब हुई? सन कब हुई थी ये पूछा गया है। आपके सामने ये ऑप्शन है 1927, 1852, 1982 और आपके सामने 2014। तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? देखते हैं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में क्या बता रखा है। 1927 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर दे रखा है 1927। तो यहाँ पे हम चलते हैं आंसर उसकी तरफ और आंसर आपका आ जाएगा ए, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ए 1927। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और इसी तरह आपका भी आएगा पेपर में 27वां क्वेश्चन। तो इसे आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देख ले। ठीक है, और प्रीवियस पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए गए। आगे हम आते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में था जो मैं आपको दिखा रहा था, ये इंग्लिश मीडियम में है आपका पूरा 27वां क्वेश्चन। आगे हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 पे। खेल पत्रकारिता के बारे में पूछा गया है, वह खेल फोटोग्राफी पर टिप्पणी करना है।
खेल पत्रकारिता, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। स्पोर्ट्स जो जर्नलिज्म है, खेल पत्रकारिता है। जिन शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों में लिखने की प्रतिभा होती है, वे खेल पत्रकार के रूप में करियर का चयन कर सकते हैं। यानी किनका? जो शिक्षा शास्त्रियों में लिखने की प्रतिभा होती है। खेल पत्रकार विभिन्न अखबारों व मैगजीनों के साथ कार्य करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि खेल समाचारों को समाचार पत्रों व मैगजीनों में प्रमुखता से छापा जा रहा है। खेल पत्रकार सजीव, यानी मतलब पत्रकार, देखिए पत्रकार तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें भी डिवाइड होता है। एक स्पोर्ट्स का अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें जो है आप जो किलिंग है, इस सब के अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग तरह के जो है पत्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खेल पत्रकार है, आप देखते होंगे उसको तो बहुत ज्यादा ही अहमियत दिया जाता है, मतलब ऊपर है बहुत, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो समाचार पत्र व मैगजीनों में प्रमुखता से जो है इसने इन्हें जो है छापा जाता है, ठीक है, छापा जाता रहा है। खेल पत्रकार सजीव घटनाओं व खिलाड़ियों के बारे में या खेल से संबंधित विषय के बारे में लिख सकते हैं। खेल घटना का विवरण इस करियर का महत्वपूर्ण भाग है। खेल घटना का जो विवरण है, खेल में क्या हुआ उसका जो है ये महत्वपूर्ण भाग रहता है। किसी जो है अतिरिक्त, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इसके अतिरिक्त जो है प्रशिक्षक तथा खिलाड़ियों का साक्षात्कार लेना भी खेल पत्रकार का एक कार्य होता है। जैसे आप देखते होंगे मैच जीतने के बाद जो है, उसके बाद आप जो खेल पत्रकार होते हैं वो जाके पूछते हैं। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, हार्दिक पांड्या विराट कोहली जी ने। तो जैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो क्या है, वो है आपका जो खिलाड़ियों का जो है साक्षात्कार लेना भी जो है खेल पत्रकारों का एक कार्य होता है। तो उन्होंने लिया। फिर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से होने के कारण वह किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का व्याख्यान बेहतर तरीके से कर सकता है। तो आप देखते होंगे कमेंट्री जो करते हैं, तो वो जो है अच्छे तरीके से उनको जो है देखते हैं और बताते हैं कि कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। आपने देखा होगा। तो कुछ खिलाड़ी दबाव में आकर अच्छा प्रदर्शन करने में फेल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी जो है दबाव में जो है अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाते हैं। एक खेल पत्रकार जिसे व्यायाम फिजियोलॉजी का ज्ञान होता है, वह अच्छे ढंग से वर्णन कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि खेल पत्रकारिता में करियर के बहुत अच्छे जो अवसर है, लेकिन इस क्षेत्र में व्यक्ति के अंदर अच्छी रुचि, लिखने की प्रतिभा, आत्मविश्वास, सूक्ष्म व खोजपूर्ण नजरें, खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान, खेलों से जो है दोस्ताना रिश्ते रखते हुए भी निष्पक्ष बने रहने की क्षमता, भाषाओं का समुचित ज्ञान और खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी, खिलाड़ियों व पदाधिकारियों के से जो है बातचीत करके सच्चाई कहने का साहस जो है आदि होना चाहिए। तो ये तो समझ लीजिए जो खेल पत्रकारिता है उसके अंदर अच्छे करियर है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको बहुत सारी चीजें उसके लिए आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप खिलाड़ियों को बताओगे कि ये करना है, तो आप समझ लीजिए कि अपने आपको कितना अच्छा करना है कि आपको खिलाड़ियों को बताना पड़ेगा। जो भाई इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं, उनको आपको सिखाना है एक तरह से, ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। आपको बहुत चीजें जाननी होती है कि जो हमारे जो खिलाफ खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको हमें किस तरह से जानना है, फिर उनको कैसे बताना है अपने प्लेयर्स को, बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है? अब खेल फोटोग्राफी, देखिए खेल फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चलता जा रहा है। यह करियर केवल उन्हीं शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों के लिए उपयोगी होता है, जिनका खेल फोटोग्राफी में रुचि हो या खेल के जो है सच्ची अर्थ के लोगों तक पहुँचाने की दृढ़ इच्छा हो। ऐसे करियर के लिए फोटोग्राफी की प्रतिभा का होना अनिवार्य है। आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसी टीम जीतती है, उसके बाद जो है फ़ोटोज़ खींचने लग जाते हैं वो। तो खेल फ़ोटोग्राफ़ी को समाचार पत्रों, खेल मैगज़ीन जैसे खेल जगत, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, खेल खिलाड़ी आदि के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। लेकिन खेल फ़ोटोग्राफ़ी में करियर शुरू करने वाले व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, जीवन यांत्रिकी का तथा खेल समाजशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कौन से जो है कौन से फ़ोटो अच्छी आ सकती है। मतलब इसके बारे में आप समझ लीजिए कि उसको फ़ोटोग्राफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। यही है फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए जो है फ़ोटोग्राफ़र लेने के लिए व्यावहारिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जो आप देखते होंगे, आप न्यूज़ आती है तो न्यूज़ में तो आप देखते होंगे ना कि फ़ोटो छप के आती है। तो वो तो खेल फ़ोटोग्राफ़र ही होते हैं जो फ़ोटो खींचते हैं। तो ये हो जाएगा आपका खेल फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। आगे हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में, कुछ इस तरह से है आपका, ठीक है? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। ये आप इसके अंदर करियर के बारे में पूछ सकता है आपसे, और भी चीज़ें पूछ सकता है। तो
आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया कि आप लिख सकते हो। ये सब तो आप देखते रहते हो टीवी पे, आप देखते होंगे जब हमारा मैच चलता है तो उसमें आपको फोटोग्राफी तो एंड में दिखती होगी, ठीक है? मतलब कमेंट्री तो आपको दिखती दिखती ही रहती है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ये है आपका अथवा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका आपका ये अथवा है। और अथवा में पूछा गया जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसमें जो है उनके विकास में जो है परामर्शदाता का क्या योगदान रहता है? यानी जो परामर्शदाता कौन होता है? जो उनको बताता है कि क्या करना है, किस तरह करना है, ठीक है? उसे कहते हैं परामर्शदाता। तो परामर्शदाता किस तरह जो है बच्चों के विकास में, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके विकास में जो है योगदान देता है। तो परामर्श दाता का कार्य सभी बच्चों को सहायता करना है, सभी बच्चों की सहायता करना है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों भी शामिल है। परामर्श दाता की सहायता व सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि व विकास की दर बढ़ जाती है। देखिए परामर्श दाता है, अब जो है वो अगर बच्चों की विकास के बारे में सोचेगा तो वो उसे पहले तो ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी जो विकलांग हो सकते हैं, दिव्यांग हो सकते हैं, उन बच्चों की बात करें, वो उन्हें क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। हमेशा पहले तो मोटिवेट करना, सकारात्मक चीजें बताना, ठीक है? ये चीजें एक चीज डाल सकते हो आप। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में न केवल उनके शैक्षणिक योग्यता बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव लाती है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो आप ये देखेंगे जब भी आप देखते होंगे ये, अगर आपको दिव्यांग कोई दिख जाता है और आप लाइन में लगे तो उनको आप आगे भेज देते हो। तो ये क्या दिखाता है? एक आप भावनात्मक जो है मेल आप देखते होंगे इसमें, तालमेल। तो ये क्या है? सकारात्मक बदलाव लाती है हमारे में। आगे है तीसरा पॉइंट, परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी विशेषता के अनुसार उनके साथ परामर्श सत्र आयोजित करते हैं। आगे है परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं, ठीक है? अब उनके अभिभावक को भी इसमें शामिल करते हैं। आगे है जो विद्यालय के अन्य शिक्षकों व कर्मचारियों से परामर्श और सहयोग कर विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वातावरण उपलब्ध कराने में परामर्शदाता जो है वो सहायता करवाते हैं। आगे है 6 पॉइंट, अन्य विद्यालय हो गए, समाज के अन्य पेशे के विशेषज्ञ जो विशेष सॉरी जैसे व्यावसायिक चिकित्सक हो गया, मनोचिकित्सक, भौतिक चिकित्सक आदि के सहयोग से विशेष बच्चों की सहायता करना। परामर्शदाता विद्यालयों में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, उनकी समय-समय पर पहचान करता है और उनके लिए विशेष शिक्षा का योग्यता का निर्धारण करता है। तो ये हो गया आपका परामर्शदाता के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मतलब वो बच ऐसे ही उनको उनका काम ही है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनका किस तरह विकास करना है, कैसे उनको जो चीज़ें चाहिए उनका ही काम होता है कि वो लाके देते हैं उन्हें, वो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे वातावरण हो गया, अच्छा वातावरण, तो वो परामर्शदाता ही जो उनकी सहायता से ही इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से। आगे हम आते हैं 29वें क्वेश्चन पे। जो 29वां क्वेश्चन है, पूछा गया है शारीरिक पुष्टि के अंगों की व्याख्या करें। शारीरिक पुष्टि के अंगों के बारे में बताना, जैसे शक्ति हो गया, किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य की शारीरिक क्षमता शक्ति कहलाती है। मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम करना, आइसोमेट्रिक व्यायाम खींचना आदि शक्ति के उदाहरण है। यानी शक्ति देखेंगे आप, एक तो धक्का देना और एक खींचना, ठीक है? ये क्या है? शक्ति के उदाहरण आप डाल सकते हैं। गति, यह व्यक्ति की योग्यता है। गति जो है यह व्यक्ति की योग्यता है जिसके द्वारा एक ही तरह की क्रिया बहुत तेज गति से करता है। यह शरीर के अंगों को अधिकतम घुमाने की क्षमता, गति प्रदर्शन विभिन्न खेलों में भिन्न-भिन्न खेल रूप में प्रकट होता है, ठीक है? खेल आएगा यहाँ, खेल रूप में प्रकट होता है। उदाहरण तेजी से लय के साथ अभ्यास, अति धैर्य, पुनरावृत्ति व त्वरण दौड़ों का अभ्यास आदि, ठीक है? आप रनिंग में आप देख सकते हैं एक ही जैसे काम कर रहे हैं लेकिन आप क्या उसे बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक गति है। आगे है सहन दक्षता, यह कार्य को जारी रखने की योग्यता। यहाँ पे जैसे सहन दक्षता जो तीसरा है, इसमें बोला गया एक कार्य को जारी रखने की योग्यता या थकावट को रोकने या विरोध की योग्यता कहलाती है। इसे आंतरिक बल भी कहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहन क्षमता का प्रयोग अधिकतम अधिकतम खेलों में होता है।
ये मध्यम व लंबी दूरी की दौड़ का अंग है। ये आप देख सकते हैं, आप देखेंगे सहन दक्षता में क्या होता है, बहुत लंबी रेस होती है। लेकिन आपका मतलब ऐसा भी रहता है कि कभी जो है थकावट हो गया आपका, ठीक है? थकावट को रोकना और विरोध की जो योग्यता है, ये कार्य जैसे यहाँ पे बोला गया, ये कार्य को जारी रखने और योग्यता या थकावट को रोकने या विरोध की योग्यता कहलाती है। ठीक है? उसको रोकने में बहुत लंबी दूरी का आपका दौड़ होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। आगे है लचक, ये शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता है या लचीलापन आप जिसे कहते हैं, उससे आपका शरीर जो है बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि बताया गया है, लचीलापन एक संयुक्त संरचना, चारों ओर गति की सीमा, मांसपेशियों की लंबाई, संयुक्त संरचना और अन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसे फ्लेक्सोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये आ सकता है फ्लेक्सोमीटर जो है क्या होता है, इससे जो है ये सारी चीजें मापी जाती है। तालमेल संबंधी योग्यता है, यह एक ऐसी योग्यता है, उसे इस योग्य बनाती है कि वह विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से कर सके। ये दिशा बदलने की दक्षता व काम कम समय में गति बिना असंतुलित हुए करने की योग्यता है। ठीक है? तो ये आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बाकी ये आपका जो है 5 पॉइंट था। शारीरिक पुष्टि के जो अंग है उसकी व्याख्या करनी थी। आई होप आप समझे होंगे और ये ज्यादा कठिन नहीं है। शक्ति, गति, सहन दक्षता, लचक, तालमेल संबंधी योग्यता है। ये आपको देख लेना है, बस आप एक्सप्लेन कर दोगे। तीसरे क्वेश्चन, सॉरी 30 जो क्वेश्चन है आपका, वो बोला गया है शिक्षा के समावेशीकरण पर आपको टिप्पणी करना है। तो शिक्षा, समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। इसमें क्या होता है, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। समावेशी शिक्षा मतलब आप समझ लीजिए कि सबको एक बराबर का शिक्षा प्रोवाइड करवाना। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त जो है या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताना है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत का विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को नहीं स्वीकार करता। जो जो समावेशी शिक्षा है विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को अब सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही किया जाता है। शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार जैसे सभी को है, उनको भी है। हमारा संविधान जाति धर्म देखेंगे आप, लिंग हो गया, आय हो गया, मतलब अमीर गरीब रंग रूप किसी तरह से जो है भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है? और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो है बच्चों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक व मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय जो एक स्वतंत्र अधिगमनकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब एक बराबर इक्वालिटी रखनी चाहिए और जिससे जो है लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु जो है समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। यानी मतलब आप मैं आपको एक तरह से समरी बताऊं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पे जो बोला गया है शिक्षा के समावेशीकरण में कि आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं या स्वस्थ बच्चे, उन दोनों को एक साथ लेके आए और दोनों को एक जैसा ट्रीट करें। ठीक है? जैसा कि हमारे संविधान में भी कहा गया है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, चाहे जाति धर्म हो गया, लिंग हो गया, रंग रूप हो गया, ठीक है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि सभी को एक जैसा ट्रीट करें और उनमें भी जो है मतलब बहुत सारी चीजें फायदे भी होते हैं इसके एक करने के। ठीक है? आगे हम आते हैं। अब इसमें अथवा दिया गया है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है आपका। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में इसमें अथवा दिया गया है। अथवे में जो बोला गया है विशेष शिक्षक कौन होता है, ठीक है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता एक वॉक चिकित्सक और शारीरिक शिक्षक किस प्रकार करते हैं। पहले तो आपको विशेष शिक्षक क्या होता है वो बताना है। तो पहले विशेष शिक्षक देखें तो एक विशेष शिक्षक विशेष शिक्षक वह होता है जो उन बच्चों और युवाओं के साथ काम करते हैं जिनमें गंभीर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक अक्षमताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और क्रियाओं का सृजन भी करता है तथा उन्हें लागू भी करता है। मतलब विशेष शिक्षक वो होते हैं जो ऐसे बच्चों को देखते हैं जो शारीरिक रूप से सही नहीं है, मतलब अक्षम है, ठीक है, भावनात्मक रूप से भी और संज्ञानात्मक रूप से भी है, तो उनके लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है
उनके लिए ये काम करते हैं। वॉक चिकित्सक चिकित्सक की बात करें तो वॉक चिकित्सक यानी भाषण चिकित्सक एक परीक्षित मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो बच्चों को कई तरह से मौखिक विकारों जैसे कि निगलने में परेशानी, गामा कौशल, भाषण समस्या, संज्ञानात्मक भाषाई स्थिति और भाषा में मदद करते हैं। तो ये भाषा में मदद करते हैं वॉक चिकित्सक, ठीक है। और जो आपका लास्ट है शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, तो शारीरिक शिक्षा शिक्षक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रिया उपलब्ध कराते हैं जो उनके दबाव, तनाव, चिंता और कार्यक्रम संज्ञानात्मक कार्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बहुत प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्यों को शारीरिक शिक्षा की अलग-अलग क्रियाओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका इसके बारे में 30वां क्वेश्चन और का 8वां था ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपके सामने। तो ये आपका पूरा पेपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और ये आपका वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था उसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी करवा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जरूर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये पूरा पार्ट 2 आपका खत्म होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कल आपका पेपर है, अच्छे से पेपर करके आइए। और भी हमने पेपर जो है प्रैक्टिस पेपर आपके लिए करवाए हुए हैं, अगर नहीं देखा आपने तो उनको जरूर देख ले जाकर। जो है उनके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो और पार्ट 1 भी जरूर देख ले, इसका पार्ट 1। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसे आप क्लिक कर सकते हो। उसे आप क्लिक करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे आप जो जब भी मेरी वीडियो आएगी नई, सब्सक्राइब लिखा होगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा। तो ये था आज का वीडियो और कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और 11th के ग्रुप में जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।